प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हेलो व्यूअर्स, हेल्थ शो में आपका स्वागत है। शरीर और स्वास्थ्य की जानकारी का ये सिलसिला कई मंजिलों से गुजर चुका है। आपने और हमने इससे फ़ायदा उठाया है, अपनी जानकारी बढ़ाई है। साथ ही आपका और हमारा रिश्ता, आपका और हमारा संबंध गहरा होता चला गया है। तो जारी रखते हैं ये सिलसिला और शुरू करते हैं एक नया एपिसोड। स्कूटर, मोटर कार या किसी भी मशीन का कोई पुर्जा, कोई पार्ट, कोई हिस्सा अगर ख़राब हो जाए, अपना काम करने से बंद कर दे, तो उसे निकाल के रिप्लेस किया जा सकता है। शरीर के कई अंगों के साथ भी अब ऐसा हो सकता है। अगर किसी का जॉइंट, किसी का घुटना ठीक से काम ना करे तो उसे एक नया घुटना, एक नी रिप्लेसमेंट दिया जा सकता है। तो आइए चर्चा करते हैं आज जॉइंट रिप्लेसमेंट की। ये बात सुनकर कुछ रोमांचक सी लगती है, हैरत भी होती है ये सुनकर, मगर अब हम टेक्नोलॉजी के विकास की उस मंजिल तक पहुंच गए हैं जहां हम दो हड्डियों के जोड़ या मेडिकल भाषा में आर्टिकुलर पार्ट को बदल सकते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ दर्शकों को लगे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट में इतने खुश होने और गर्व की क्या बात है। आइए आपको बताएं जोड़ का रिप्लेसमेंट करते समय किन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बदला गया जोड़ इतना मजबूत हो कि वजन संभाल सके। यह इतना हल्का भी हो कि जुड़ने वाली हड्डियां उसका बोझ संभाल पाएं। जोड़ की सतह पर रगड़ या फ्रिक्शन का असर न हो और सालों साल इसी हालत में रहें। शरीर में उसका कोई रिएक्शन न हो, उसके कारण किसी प्रकार का इरिटेशन भी न हो। ये तो बस कुछ खास बातें थीं, वरना ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। लेकिन इन बातों से ये बात साफ समझ में आ जाती है कि जोड़ बनाने के लिए ऐसा पदार्थ, ऐसा सब्सटेंस तैयार करना कितना कठिन है जो ये सब आवश्यकताएं पूरी कर सकता हो। मगर ये खोज अब पूरी हो चुकी है और फॉल्स जॉइंट या प्रोस्थेटिक जॉइंट तैयार किए जा चुके हैं और इस तरह जोड़ों से संबंधित बहुत सी समस्याओं का समाधान हो गया है। इस तरह अब जोड़ बदलने के लिए दानदाता का इंतज़ार और तलाश करने की आवश्यकता नहीं। आइए ज़रा डिटेल से जोड़ों के बारे में समझ लें ताकि रिप्लेसमेंट की बात भी ठीक से समझ में आ सके। शरीर के किसी जोड़ का आकार इस बात पर निर्भर है कि वो शरीर के किस भाग में स्थित है। अपने स्थान के हिसाब से हर जोड़ के अलग अलग मोशन और मूवमेंट के डायरेक्शन होते हैं, इसलिए हर जोड़ अपने स्थान पर शरीर का एक अलग ऑर्गन है। लेकिन अलग अलग होने के बाद भी जोड़ों में कुछ बातें एक सी ही होती हैं। हर जोड़ में दो हड्डियों की एक आर्टिकुलर सतह होती है जो हरकत करते वक्त एक दूसरे के संपर्क में आती है। हर जोड़ कार्टिलेज से ढका होता है जो उसकी सतह को स्मूथ और फ्रिक्शन फ्री रखती है। हर जोड़ एक खोल, एक कैप्सूल में बंद होता है जो उसे अपनी जगह पर बनाए रखता है और उसके अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड को बहने से रोकता है। हर जोड़ का लॉकिंग सिस्टम होता है जो उसे उसकी जरूरत और क्षमता से आगे खुलने या मुड़ने नहीं देता, ताकि जोड़ अपनी जगह से हट ना जाए। हर जोड़ को बहुत सी मसल सहारा देती हैं। उनसे न सिर्फ जोड़ को ही सहारा मिलता है बल्कि उसको मूवमेंट करने की ताकत भी उन मसल से मिलती है। अगर किसी भी कारण जोड़ काम करने के काबिल न रह पाए या उसके काम करने में इतनी कमी आ जाए कि रोजाना के काम करने में समस्या आने लगे और इलाज से फायदा न हो या बहुत समय तक रोग का असर रहने से जोड़ बेकार हो जाए, तो ऐसी हालत में जोड़ बदलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। आमतौर पर कूल्हे का जोड़, घुटने का जोड़, कंधे का जोड़ बदले जा सकते हैं। आपने देखा कि ये शरीर के ढांचे का बोझ उठाने वाले खास जोड़ों में से है। उन जोड़ों पर शरीर का सारा बोझ होता है और शरीर के चलाने में उनका खास योगदान रहता है। तो फिर आइए आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट का एक ऑपरेशन दिखाएं। सबसे पहले मरीज की सफाई की जाती है और जो जोड़ बदलना है उसे एक्सपोज किया जाता है। जोड़ के आसपास के टिश्यू और मसल्स काटकर जोड़ को इस तरह सामने निकाल लिया जाता है
की हड्डियां साफ दिखाई देने लगीं। वो लंबी हड्डियां जिनमें आर्टिफिशियल जोड़ लगाया जाएगा, सामने निकाली जाती हैं। हॉलो जॉइंट या प्रोस्थेसिस भी क्लियर कर दिया जाता है और लंबी हड्डी का खोखला हिस्सा जिसमें गूदा या मैरो होता है, एक स्कूप की मदद से खुरचकर साफ कर लिया जाता है। अब आर्टिफिशियल जॉइंट या प्रोस्थेसिस को लगाकर चेक कर लिया जाता है। हर तरह के मूवमेंट को चेक किया जाता है। ऑपरेशन करने वाले सर्जन को इत्मीनान हो जाने के बाद आर्टिफिशियल जॉइंट को हटा लिया जाता है। हड्डी के खोखले हिस्से को बोन सीमेंट से भर दिया जाता है और उसे जमने के लिए समय दिया जाता है। सीमेंट जमने के बाद आर्टिफिशियल जॉइंट फिर से लगा दिया जाता है और सीमेंट से अच्छी तरह अपनी जगह लगा दिया जाता है। और यह सब होने के बाद मसल्स और खाल के कवर को जितनी अच्छी तरह संभव हो वापस अपनी जगह लगा दिया जाता है और खाल सीधी जाती है। हैरत की बात यह है कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद, जिसमें इतना समय और मेहनत लगती है, मरीज़ थोड़े ही दिन में चलने फिरने लगता है और अपने रोज़ाना के काम करने लगता है। हम सब आभारी हैं उन महान लोगों के जिन्होंने इस टेक्निक के बारे में सोचा और उनके इतने अनोखे विचार और विजन को सल्यूट करते हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं आज
हमारे एक्सपर्ट पैनल से। आज हमारे साथ 3 स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर अशोक राजगोपाल, प्रोफेसर पीके दवे और डॉक्टर एस मारिया। आप तीनों का स्वागत है हमारे हेल्थ शो में। सबसे पहले प्रोफेसर दवे, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कितनी पुरानी है, कितने सालों से इसे किया जा रहा है? ये जॉइंट रिप्लेसमेंट की टेक्निक जो है कम से कम 50-60 साल पुरानी तो है ही, लेकिन अगले जो 30 और 40 साल है उसमें इसने काफ़ी प्रोग्रेस की है। और हिप जॉइंट और दूसरे जॉइंट, नी जॉइंट, इन सारे जॉइंट्स में आजकल रिप्लेसमेंट की पॉसिबिलिटी है और इसके रिज़ल्ट्स भी अच्छे होते हैं। किन किन जॉइंट्स को 1999 के अंदर रिप्लेस किया जा सकता है? देखिए, आजकल हिप और नी तो होते ही हैं, एल्बो, शोल्डर, फिंगर के जॉइंट्स, उंगलियों के जॉइंट्स, ये सब बदले जाते हैं। और भी कई लोगों ने नए नए जॉइंट्स भी निकाले हैं, बट आमतौर पर यही जॉइंट हैं जो कि बदले जाते हैं। जो 4 मेन जॉइंट्स हैं। मेन जॉइंट्स हैं। डॉक्टर राजगोपाल, आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई पेशेंट है आर्थराइटिस का या उसके जॉइंट्स काम नहीं करते हैं कोई भी और डिजीज़ की वजह से, कि कब ये डिसीजन लिया जाता है कि अब उसके जॉइंट को रिप्लेस कर देना चाहिए? और क्या अलग जॉइंट्स के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया फॉलो करते हैं? जॉइंट रिप्लेसमेंट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह होती है वो पेन होता है। पेन जो कि दवाइयों से ना ठीक हो, पेन जिसकी वजह से मरीज़ चल फिर ना पाए, जिसकी वजह से मरीज़ रात को सो ना पाए, डिफ़ॉर्मिटीज़ जिसकी वजह से जॉइंट्स इनके टेढ़े हो जाते हैं, ये बेसिकली एक इंडिकेशंस होते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के लिए। और आज की तारीख में शायद ऐसा कोई जॉइंट नहीं है जो कि बदला नहीं जा सकता है। डॉक्टर मारिया, कोई ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑफ़र नहीं किया जा सकता, कि कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको आप ये थेरेपी ऑफ़र नहीं कर सकते? हाँ, देखिए, हमारे देश की कुछ अपनी समस्याएं हैं। कुछ मरीज़ ऐसे हैं जो चाहेंगे कि इस जोड़ को बदलाकर हम खेत में काम करें, रूरल एरिया में जाके काम करें, और जैसे हमारी टॉयलेट हैबिट हैं, कल्चरल हैबिट हैं, जिनमें कि हमें ज़मीन पे बैठना ज़रूरी है, पालती मार के बैठना ज़रूरी है, उन केसेस में अभी तक ये जॉइंट्स ज़्यादा कामयाब नहीं हैं। बल्कि हम मरीज़ों को ऑपरेशन से पहले यही सलाह देते हैं कि ये पर्टिकुलर मूवमेंट वो ऑपरेशन के बाद नहीं कर पाएंगे, और ज़्यादा मेहनत का काम करने से इन जोड़ों की उम्र कम हो जाती है। तो इसलिए इस प्रकार के मरीज़ों के लिए शायद उस जोड़ को जाम कर देना ही सही है बनिस्बत की नया जोड़ डाला जाए। नया जोड़ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ में, जैसे आप और मैं बैठे हैं या वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ ठीक है। ये तो है एक नज़रिया। दूसरा ऐसे है कि किन पेशेंट्स में सब कुछ होते हुए हम नहीं कर सकते, वो तब जब कि फ्रैंक इन्फेक्शन हो। अब तो कुछ लोग इन्फेक्शन को सेटल करके भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम यही फॉलो करते हैं। और दूसरा, कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन या नसों की बीमारियां हैं, जिनसे कि जॉइंट में सेंसेशन या जॉइंट को ये मालूम ना हो कि वो स्पेस में कहाँ है, उस टाइप की बीमारियां हों, जिन्हें कि हम अपनी भाषा में शार्को जॉइंट कहते हैं, उसमें जॉइंट की कामयाबी अभी पूरी तरह नहीं पता चली। प्रोफेसर दवे, जब रिज़ल्ट्स की बात आती है तो अगर किसी के नी रिप्लेस किया जाता है तो उसके बाद उसका नी का फंक्शन क्या होता है? क्या कैन दैट पर्सन गो बैक टू अ नॉर्मल एग्जिस्टेंस? डॉक्टर मारिया ने कहा कि कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी जैसे चलना, सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाना, क्या फंक्शन वापस आप पा सकते? पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बहुत अच्छी हो जाती है, उनका पेन नहीं रहता, वो चल फिर सकते हैं, जॉइंट को मोड़ सकते हैं, लेकिन जॉइंट को उतना नहीं मोड़ सकते जैसे नी की मैं बात कर रहा हूँ। वो जॉइंट को उतना नहीं मोड़ सकते जितना कि एक नॉर्मल जॉइंट मोड़ता है, उसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन अच्छा ये होता है कि जो जॉइंट है वो अच्छी तरह से चलता है, दर्द उसमें नहीं होता है, और मरीज़ लोगों को काफ़ी आराम मिलता है उससे। जितने डिफरेंट टाइप्स के रिप्लेसमेंट्स हैं, उसमें से सबसे सक्सेसफुल सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर राजगोपाल कौन से रिप्लेसमेंट है? हिप जॉइंट सबसे पहले रिप्लेस हुआ था। ये इंग्लैंड में राइटिंगटन जगह है, वहाँ पे प्रोफेसर जॉन चार्नले ने पहले ये ऑपरेशन किया था, और करीब 1978-79 तक 90% रिप्लेसमेंट सर्जरी जो होती थी वो हिप की होती थी।
उसी दायरे में नी सर्जरी भी शुरू हुई और आज की तारीख में आई थिंक इट्स फेयर टू से कि जहाँ तक नी रिप्लेसमेंट का सवाल है, द प्रेडिक्टेबिलिटी एंड आउटकम ऑफ नी रिप्लेसमेंट इज़ एज गुड इफ़ नॉट बेटर दैन हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी. अब जस्ट अ पॉइंट ऑन व्हाट डॉक्टर दवे जस्ट मेंशन. आजकल ये भी काफ़ी प्रयास हो रहा है, particularly in the Asian continent, particularly in countries like Taiwan and Korea and Japan, जिनके कल्चरल हेरिटेज नॉर्म्स कस्टम्स हमारी तरह हैं, जिसमें लोग काफ़ी ज़मीन पर बैठ के काम करते हैं. इन कंट्रीज़ में ऐसे जॉइंट्स भी डेवलप किए जा चुके हैं जिसके लगाने के बाद आदमी ज़मीन पे बैठ सकता है, पालती मार के बैठ सकता है, जैसे टी सेरेमनी है जापान में. ये ऑपरेशन के बाद इनके जो मरीज़ हैं वो इन फीचर्स में भी काम अपनी जॉइंट को कर सकते हैं. तो हमारे रिप्लेसमेंट सर्जरी की क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने में आती हैं और ये कितनी कॉमन है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है इसमें, ये हम समझ के चलेंगे कि जो भी ये ऑपरेशन कर रहा है वो टेक्निक के हिसाब से अच्छी तरह से ट्रेंड है. सबसे बड़ा खतरा वो है जबकि ट्रेनिंग में कमी हो. उसके बाद जब ऑपरेशन कामयाबी से कर दिया जाए तो सबसे खतरनाक है इन्फेक्शन. दुनिया के बेस्ट सेंटर में भी 1% के करीब इन्फेक्शन एक्सपेक्टेड है, हो सकती है, और उसको रोकना असंभव है, कोशिश जारी है. इससे ज़्यादा अगर किसी जगह पे इन्फेक्शन होती है तो वो उसको ध्यान से थिएटर को और उस अस्पताल के दायरे को अच्छी तरह देखना चाहिए. दूसरी कॉम्प्लिकेशन है कि इन ऑपरेशंस के बाद अक्सर वेन्स में क्लॉट बन जाते हैं, और ये क्लॉट जो उस स्टेज पे अगर ये क्लॉट वहाँ से छूट जाए और लंग्स या हार्ट में चला जाए तो 0.2 से 0.5% तक इसमें फेटेलिटी भी हो सकती है. ये तो हैं मेजर कॉम्प्लिकेशन. बाकी ज़्यादातर तकनीकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और उन कॉम्प्लिकेशंस को जैसे मैंने कहा काफ़ी हद तक अब रोका जा सकता है. प्रोफेसर दवे, रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद कितने दिन के बाद डिस्चार्ज हो सकता है पेशेंट, और वो अपना कामकाज फिर कितने दिनों के बाद शुरू कर सकता है? जहाँ तक कि हिप और नी का दोनों का सवाल है, मरीज़ को तो आजकल तो काफ़ी जल्दी लोग भेज देते हैं, लेकिन हमारे सेटअप में हम लोग जो हैं उनको 2 हफ्ते या 12 दिन के बीच में हम उनको घर भेज देते हैं, और वो अपना काम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं. एकदम से तो नॉर्मल रूटीन पर नहीं चले जाते, लेकिन हम उनको चलने की इजाज़त दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो घर में चले फिरें, और उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती जाती है. तो रफली 3 महीने के अंदर? 3 महीने से तो पहले ही वो काम पर चले जाते हैं, काफ़ी पहले चले जाते हैं. कुछ उसके बाद उसमें कुछ फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, इम्प्रूवमेंट ऑफ मस्कुलेचर, ये सब उनको बताया जाता है, और उसकी वजह से वो काफ़ी जल्दी आजकल तो काम पर चले जाते हैं. डॉक्टर राजगोपाल, अगर एक जॉइंट को रिप्लेस किया जाता है जैसे कि नी को या हिप को, तो उस जॉइंट की लाइफ कितनी है? ये जॉइंट की एक फाइनाइट लाइफ होती है, जो कि मेरे को खुशी होती है कहते हुए कि वो जो लाइफ स्पैन है दैट सीम्स टू बी ऑन द राइज. जैसे मैंने आपसे कहा कि पहला हिप रिप्लेसमेंट राइटिंगटन हॉस्पिटल में करीब 66 में हुआ था, और जब हम जॉइंट के सर्वाइवल की बात करते हैं, हम इनकी एक सर्वाइवल स्टडीज़ की बात करते हैं, तो इस सेंटर में जहाँ पे सबसे पहले हिप रिप्लेसमेंट हुआ था, इसके जो 20 ईयर सर्वाइवल फिगर्स आज अवेलेबल हैं वो फिगर्स करीब 80% हैं, विच मीन्स दैट द जॉइंट्स दैट वर पुट इन 20 years ago are still surviving to the tune of 80%. जहाँ तक नी का सवाल है, तो नी में आज के तारीख में 15 ईयर सर्वाइवल फिगर्स काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं, अगेन इन द रेंज ऑफ ऑलमोस्ट अबाउट 15 to 18%. प्रोफेसर दवे, आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर डेवलपमेंट्स होंगी इस एरिया में? मैं समझता हूँ कि डिज़ाइंस, जॉइंट के जो डिज़ाइंस हैं वो ज़रूर इम्प्रूव होंगे. जैसा डॉक्टर राजगोपाल ने बताया, खासकर नी जॉइंट में बराबर उसमें डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि एक टाइम ज़रूर ऐसा आएगा जिसमें कि नॉर्मल जॉइंट के बराबर करीब करीब हो जाएगा. और दूसरा एक चीज़ और है कि इसमें मटेरियल्स में भी काफ़ी प्रोग्रेस की संभावना है.
कि जो मटेरियल आज इस्तेमाल हो रहे हैं उससे बेटर मटेरियल जो कि बायोकम्पैटिबल भी हो और जो कि बॉडी की उसको एक्सेप्ट भी अच्छी तरह से करे। मटेरियल्स पर भी काफ़ी रिसर्च हो रही है, तो दोनों चीज़ें मेरे ख्याल से इम्प्रूव होंगी इन टाइम टू कम। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको एक से ज़्यादा जॉइंट की रिप्लेसमेंट है। इस सिचुएशन में आप कितनी देर का गैप देते हैं? अगर दोनों नी जॉइंट्स रिप्लेस करने हैं तो कितना गैप आप एडवाइस करते हैं डॉक्टर मारे? अब ये देखते हैं कि दोनों नी में तकलीफ़ कितनी है। अगर ऐसा है कि एक नी का ऑपरेशन करने से मरीज़ फिर भी चल नहीं पाएगा और दूसरा जोड़ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, और ये देखकर कि मेडिकली ये मरीज़ दोनों घुटनों का ऑपरेशन इकट्ठे सहार लेगा, तो हम यही प्रेफर करते हैं कि दोनों घुटने इकट्ठे बदल दिए जाएं। और इसका बहुत अच्छा सक्सेस रेट देखा जा रहा है, और वर्ल्ड लिटरेचर में भी कोई ख़ास इसका नुकसान भी नहीं पाया गया, ना ही इन्फेक्शन रेट, ना ही मॉर्टेलिटी रेट, और ना ही फंक्शनल रिज़ल्ट में कोई फ़र्क देखा गया है। ये तो है जब दोनों घुटने मतलब इन्वॉल्व हैं। अक्सर दोनों हिप इकट्ठे कम किए जाते हैं, क्योंकि हिप की जो है स्टेबिलिटी और मूवमेंट में ज़रा दिक्कत आती है बेड में लेटे हुए, जबकि नी दोनों घुटने दोनों मोड़े जा सकते हैं, चलाए जा सकते हैं। एक साइड पे भी लेटने में दर्द होगी अगर दोनों हिप पे साइड से ऑपरेशन किया गया है, पर फिर भी एक दो हिप में 3 से 6 हफ्ते और हद सारे जोड़ों में 3 महीने के डिफरेंस पे ये हम प्रेफर करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी रिहैबिलिटेशन प्रोसेस शुरू कर दिया जाए और इन सब जोड़ों का इकट्ठे इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टर राजगोपाल, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कई बार स्पाइन इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनमें से स्पाइन भी इन्वॉल्व हो सकती है। स्पाइन के अंदर क्या कोई रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं? स्पाइनल सर्जरी में एडवांसमेंट तो काफ़ी हुआ है, रिप्लेसमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं इसमें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इस स्टेज पे, क्योंकि गठिया जैसे बीमारी में या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो एक तरह का गठिया है जिसमें स्पाइन स्टिफ हो जाती है, इन्वॉल्वमेंट कई लेवल्स पे होती है। लेकिन आम जो हम लोगों के तजुर्बे में देखा गया है कि एक आम इंडियन पेशेंट सर्जरी को एक्सेप्ट करते हुए काफ़ी टाइम ले लेता है। तो गठिया ना होते हुए भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज़ भी घुटने के ऑपरेशन जब करवाने के लिए आते हैं तो उस टाइम पे उनका ऑलरेडी स्पाइन के अंदर काफ़ी डिजेनरेटिव चेंजेस या स्पॉन्डिलाइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑलरेडी होता है, और ये कुछ हद तक ऑपरेशन के बाद भी रहता है। और काफ़ी बार ये देखा जाता है कि अगर मरीज़ काफ़ी लेट आते हैं तो कुछ बैक एक ऑपरेशन के बाद परसिस्ट करती है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे हेल्थ शो में आए। थैंक यू वेरी मच।